हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में। इससे पहले हमने हुंस नियम, पाउली अपवर्जन नियम और N+L वाले रूल को ढंग से समझा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्थायीकरण ऊर्जा, जो इसी से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वह तीनों नियम को मिलाते हुए एक सिस्टम स्टेबलाइज होता है। यह अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षों के स्थायित्व में स्थायीकरण ऊर्जा का क्या योगदान है, उसको हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर ढंग से स्टडी करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं स्थायीकरण ऊर्जा। स्थायीकरण ऊर्जा, जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि स्थायीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो उसमें हमने पहले वाली स्टडीज़ में देखा कि समान युग्मन वाले कक्षक ज़्यादा स्टेबल होते हैं, विपरीत युग्मन वाले कक्षकों में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यह किस तरह से हुआ? एक्चुअल में जो स्थायीकरण ऊर्जा है वह विनिमय ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा यानी एक्सचेंज एनर्जी एंड कपलिंग एनर्जी के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वह इस तरह से एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब मूव करता है तो वह एनर्जी, और कपलिंग एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के टाइम पे जो एनर्जी होती है उसको हम कपलिंग एनर्जी कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस में देखा जाता है कि जो एनर्जी ज़्यादा होगी उसके बेस पे सिस्टम की स्टेबिलिटी को हम कंसीडर करेंगे। विनिमय ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने हुंड के अधिकतम बहुलता वाले नियम में देखा था कि विनिमय ऊर्जा या मतलब कि सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। तो विनिमय ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर, देखिए इसमें स्पिन इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इसे हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, कैपिटल N एंड K। यहाँ K जो है वह प्रति N के लिए विनिमय ऊर्जा है। तो N की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल n इंटू n-1/2, जहाँ स्मॉल जो है किसको डिनोट कर लिए? अनपेयर्ड समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यहाँ पे 3 हो गई है ना। तो इस केस में आप 3 रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल N को। युग्मन ऊर्जा यानी कि कपलिंग एनर्जी, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर्ड हो जाएंगे, उस टाइम पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम इस इक्वेशन से क्लियर समझेंगे, पाई एक्स, जहाँ पाई जो है युग्मन है, युग्मन एनर्जी यानी कपलिंग एनर्जी है पर वैल्यू कपलिंग एनर्जी, और एक्स जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। वहाँ n थी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और यहाँ x है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम इसी सिस्टम में देखें तो 1 है, और युग्मित और पाई जो है युग्मन एनर्जी है। अब इसमें तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम इस फॉर्मूला से समझेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू Nk माइनस पाई एक्स। जिस सिस्टम की स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स में आप देखिए कि यहाँ पर n=3 है, तो विनिमय ऊर्जा आपकी 3 से हो गई 3K, और कपलिंग एनर्जी कुछ भी नहीं है तो 0, तो स्थायीकरण ऊर्जा 3K। चौथा सिस्टम D4 वाला है, उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक्सचेंज एनर्जी आपके आ जाएगी कितनी? 6K के बराबर, और कपलिंग एनर्जी 0। इसी तरह से D5 सिस्टम में 10K। तो देखिए जो हम अब तक पढ़ते आए उसके अनुसार 10K यानी कि D5 सिस्टम जिसमें पूर्णतः अर्धपूरित विन्यास है वह सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें पेयरिंग तो नहीं है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिकतम है। इसी तरह से एक और एग्जांपल D9, D8 और D10 वाले के लिए है। D9 में देखिए
n जो है वो आपके 5 और एक n हो गया, वो हो गया 3, यानी 3 के तो कैंसिल हो गए, बचे 2। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इसमें निकालते हैं तो आपके n की वैल्यू आ जाती है 13 के, D9 में 16 के और D10 में 20 के। तो इसके अनुसार जब आप देखेंगे तो युग्मन ऊर्जा भी इसमें आ रही है 3 पाई, 3 है जोड़े, इसमें 4 जोड़े हैं, इसमें D9 वाले में 4 है, 4 पाई, D10 में 5 पाई। इसको इससे लेस करेंगे देन, तो आप देख सकते हैं आराम से कि कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो उपरोक्त सारणी से हमने ये समझा कि D10 की ऊर्जा D9 और D8 से अधिक होगी, अतः सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्थायीकरण ऊर्जा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, जो एक सिस्टम को स्टेबिलिटी के लिए हमें एक लॉजिकल आंसर प्रोवाइड कराती है कि क्यों है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इसमें मेनली वर्क करती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल इसमें इम्पॉर्टेंट है, साथ ही इसमें इसकी कैलकुलेशन के लिए फार्मूलाज भी दिए रखे हैं, तो इसको हम लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हर एक टाइप के सिस्टम के लिए D3 से लेके D10 तक के लिए हमने इसकी कैलकुलेशन की, इसके बेस पे हमें पता चल गया है कि क्या होगा। और साथ ही ये देखिए D5 सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उस तरफ D5 और इधर D10। तो इन सब के स्टेबिलिटी के लिए हम स्थायीकरण ऊर्जा के द्वारा एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हमारे लिए शॉर्ट नोट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू।